जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। अभी तक मैंने मुंडा और मानकियों से संबंधित कई सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। उसमें मुंडा मानकियों की बहाली से लेकर बर्खास्तगी तक और विल्किंसन रूल से हुकूकनामा तक की बातें विस्तार से और सरल भाषा में बताई है। फिर भी नए नए क्वेरीज यानी कि सवाल उठते ही आ रहे हैं, उन्हें भी हमें एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि वर्तमान में जो मुंडा मान की व्यवस्था प्रशासन की ओर से संचालित हो रहा है उस पर और सामाजिक रूप से मान्य व्यवस्था के बीच कोई अगर कड़ी है तो उसे भी हम समझने की कोशिश कर सकें। सबसे पहले यदि हम सिविलाइजेशन के सिद्धांत को मानते हुए आगे बढ़ें तो किसी भी गांव या रहवास को बनाने के लिए आदिवासी हो समाज में एक पौराणिक बातें चलती है। जब भी जंगली जीवन से निकलकर खेतीबाड़ी के ज़मीन में प्रवेश करने की नौबत आई तो लोगों ने किसी क्षेत्र में जंगल को और झाड़ियों को साफ करके खेती योग्य ज़मीन तैयार की और उसी दरमियान में माँ नम चलो नम बोंगाबुरु के मिलने की परिकल्पना सामने आती है। वही आदिवासी हो समाज के गांव स्तर पर प्राकृतिक शक्ति के केंद्र माने गए, जैसे देसावली, पौनी, जयरा, गुआबोंगा, नगेरा, बिंदिरा आदि। जिस व्यक्ति ने भी पहली बार किसी इलाके में जगह को साफ करने की शुरुआत की उसे हम लोग गोरम गैंसरिक मानते हैं। वही जो भी प्राकृतिक शक्ति के केंद्र है उनको अच्छी तरह समझने वाले माने जाते थे और उनकी बातों को बाकी लोग भी ध्यान से सुनते थे। एक तरह से वे लोग उस गांव की सीमा में रहने वाले सभी लोगों के गार्जियन की तरह थे। उसे ही हो समाज ने उस समय में द्यूरी के रूप में पहचान किया। कालांतर में जब गांव की जनसंख्या बढ़ने लगी तब क्योंकि द्यूरी उपवास में रहकर पूजा पाठ आदि संपन्न करते थे, वैसे में गांव में जब आपसी विवाद आदि बढ़ने लगे तो उन लोगों को समझाने में द्यूरी कठिनाई महसूस करने लगे क्योंकि वे उपवास में रहते थे। लोगों ने महसूस किया कि गांव में एक ऐसा गार्जियन भी होना चाहिए जो आपसी विवाद आदि में उन लोगों को समझा सके। साधारणतः जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी हो समाज में वैसे लोगों को मुंडेतन को बोला जाता है। मुंडे और मुंडा का प्रोनाउंसिएशन अलग है। एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार का क्रमिक विकास के कारण आप इन शब्दों के बदलाव को ऐसा कह सकते हैं। मुंडारी में मुंडा होता है और हो समाज में आज भी अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे लोग मुंडा शब्द ना बोलकर मुंडे बोलते हैं। मुंडे मतलब सक्षम व्यक्ति, यानी जिसके पास संसाधन ज़्यादा हो, खेत खलिहान ज़्यादा हो, ढेर सारा धान का पूरा हो, वैसे लोगों को हो समाज में मुंडेतन को बोला जाता है। खेत खलिहान ज़्यादा होने के कारण वैसे लोगों के पास काम की भी कमी नहीं होती थी तो गांव वाले लोग अक्सर उन लोगों के यहाँ काम करते हैं। वैसे में जब भी कोई बात उस गांव में आती है और लोग उस बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं या चूँकि आदिवासी प्रकृति से ही संकोची स्वभाव के होते हैं तो अक्सर यह बोला जाता है कि आको दो को मुंडे तने आकोगे जागर को पे। मतलब गांव समाज में कोई जानकारी लेनी हो या किसी विषय पर गांव की राय जाननी हो तो अक्सर लोग आए दो मुंडे तने आकोगे कुली पे आदि बोलकर उनके पास भेज दिया करते थे। मतलब इसी तरह की बात बोलकर सक्षम लोगों के यहाँ बातों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हो समाज में मुंडे शब्द की उत्पत्ति इस तरह से होती है कि जो व्यक्ति साधन संपन्न है उनको हो समाज में मुंडेतन को बोला गया और उन्हीं को जब भी कोई बात होती थी तो रेफरेंस के लिए उन्हीं के पास भेजा जाता था। कालांतर में उन लोगों को इसी नाम से गांव के प्रधान के रूप में जाना जाने लगा, जिनकी बातें अधिकतर लोग मानते थे, स्वीकार करते थे। तो जो अमीर लोग थे उन्हें ही हो समाज में हम लोग मुंडे को बोलते हैं और वे लोग गांव के प्रधान के रूप में स्वीकार किए जाने लगे और यह व्यवस्था पूरे हो समाज में प्रचलन में आ गया। उसी तरह से जो व्यक्ति क्षेत्र में प्रसिद्ध था, प्रभावशील था, उन लोगों को माणकी के रूप में पहचान किया गया और वे लोग 5 गांव या 10 गांव आदि को संगठित करने में या अपना प्रभाव छोड़ने में वे काम आते थे। तो सभ्यता के विकास के क्रम में हो समाज में इस तरह से द्यूरी, मुंडे और माणकी का प्रादुर्भाव होता है। हो समाज का जो यह सामाजिक पद है जिसमें द्यूरी आता है, मुंडा आता है और माणकी आता है। जब अंग्रेज लोग कोल्हान क्षेत्र में सारंडा के कीमती लकड़ी और यहाँ का खनिज का दोहन करने की रणनीति पर आगे काम किए तब उन्होंने यह महसूस किया कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ यदि हम शांतिपूर्ण समझौते में नहीं आएंगे तो यहाँ काम करना मुश्किल होगा। चूँकि यहाँ का ट्रेन थोड़ा कठिन है, जंगल बहुत अभेद था,
यहाँ गोरिल्ला युद्ध में माहिर हो लड़ाके लोग हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं था। उस स्थिति में उन्होंने कई कूटनीतिक रणनीतियों का सहारा लिया, जिसमें सैमुअल टिकेल को यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, जो असिस्टेंट एजेंट के रूप में काम शुरू करते हैं और हो समाज की संस्कृति और भाषा को सीखने का पूरा प्रयास करते हैं। और उन्होंने हो भाषा सीखा भी और यहाँ के लोगों से संवाद भी व्यापक स्तर पर कायम किया। उन्हीं के राय सलाह पर विल्किंसन ने सामाजिक न्याय के लिए विल्किंसन रूल फ्रेम किया। कोल्हान से दो रास्ते निकलते हैं जो कि उड़ीसा को उत्तर बिहार से जोड़ते हैं। एक रास्ता सेरेंसिया घाटी होकर जाती है और दूसरा रास्ता बागाबिला घाटी होकर। ये दोनों रास्ते सामरिक महत्व के थे और इन पर कब्जा करना जरूरी था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ के स्थानीय प्रभावशील लोगों से समझौता करने का ठोस रणनीति बनाया और हो समाज में जिन्हें मुंडे और माणकी बोला जाता था, उन लोगों के साथ विल्किंसन समझौता के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें राजी करा लेते हैं। ऐसे मुंडे और माणकियों को संपर्क किया जाता है जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। 1837 में असुरा के जमादार माणकी के यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था एवं कुछ दिन रुकने की व्यवस्था के साथ मुंडे और माणकियों को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ पोटो हो के नेतृत्व में हो लोग अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह के समझौते को स्वीकार नहीं करने का आंदोलन छेड़े हुए थे। कहा जाता है कि जब मुंडे और माणकी लोग 3 दिनों तक हंडिया और खस्सी भात में पूरी तरह लीन हो गए, तब विल्किंसन को खबर किया जाता है कि मुंडे और माणकी लोग अब हम जो कहेंगे वही मानेंगे। तो चौथे दिन विल्किंसन असुरा पहुंचते हैं और 3 ऐलान करते हैं। पहला, वे कहते हैं कि अंग्रेज़ों की महारानी पूरे विश्व की महारानी है, इसलिए आज से वे आपकी भी महारानी होगी। नशे की स्थिति में उपस्थित मुंडा माणकियों ने हाँ करके अपनी सहमति दिखाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अपने अपने गांव का लगान आप लोग ही कलेक्ट करेंगे या जमा करेंगे, कोई बाहरी नहीं करेगा। मुंडा माणकियों ने इस पर भी हाँ ठीक किया कहकर सहमति दिखाया। फिर तीसरा ऐलान विल्किंसन ने किया कि मुंडा माणकी का पद आपके खानदान में ही रहेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं बनेगा। इस पर उपस्थित मुंडा माणकियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इन बातों को सुनकर विल्किंसन ने पहला इकरारनामा असुरा के माणकी के साथ किया और उपस्थित मुंडा माणकियों को भी अपना अपना इकरारनामा लेने को कहा, जिसे सबने स्वीकार कर लिया। मार्च अप्रैल में यह बैठक आयोजित हुई और उसी इकरारनामा को हुकूकनामा कहा गया, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। दूसरी तरफ उसी वर्ष 19 नवंबर 1837 को पोटो हो के नेतृत्व में सेरेंसिया घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई हो लोग लड़ते हैं, जिसमें डुमरिया के मानकी ने तो पोटो हो को अंग्रेजों को सुपुर्द करने के लिए पोटो हो के छिपने वाले जगहों पर धावा भी बोला था, लेकिन पकड़ नहीं पाया। तो इस तरह से हो समाज के हो लड़ाके अंग्रेज़ों के साथ किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ आंदोलन में लगे थे और दूसरी तरफ मुंडा और माणकी विल्किंसन से हुकूकनामा लेने के लिए लाइन में लगे थे। तो जो भी पारंपरिक मुंडा और माणकी अंग्रेज़ के साथ समझौता के लिए राजी होते हैं, उन लोगों को विल्किंसन ने हुकूकनामा का पट्टा देकर अपना विलेज एजेंट बनाया। गांव के मुंडा और माणकी को अंग्रेज सरकार द्वारा पट्टा दिए जाने पर हो समाज में भी एक तरह की खुशी फैले कि जिन्हें हमने अपना मुंडा बनाया, जिन्हें हमने अपना माणकी बनाया, उसे अंग्रेज सरकार भी मानने लगी। तो सामाजिक मुंडा और माणकी को ही विल्किंसन ने अपना हुकूकनामा देकर उन्हें अपना विलेज एजेंट बनाया और कालांतर में विल्किंसन के द्वारा हुकूकनामा से चयनित मुंडा और माणकी को ही हो समाज के लोग अपना मुंडा और माणकी भी मानने लगे। मतलब जो पारंपरिक व्यवस्था थी उसमें गांव के लोगों ने मुंडा और माणकी को चयन करके बनाया था, जिसे अंग्रेज सरकार ने अपना एजेंट बनाया। फिर बाद के वर्षों में अंग्रेज सरकार ने अपने दिए शर्त के अनुसार मुंडा और माणकी के लड़कों को ही हुकूकनामा का पट्टा से मुंडा और माणकी बनाया और हो समाज के लोगों ने उन्हें ही अपना मुंडा और माणकी मान लिया। नई पीढ़ी के मुंडा और माणकियों के चयन में पारंपरिक ग्राम सभा नहीं हुई, सीधे हुकूकनामा के आधार पर नए मुंडा और माणकियों को हुकूकनामा का पट्टा दिया गया। इस तरह से हो समाज का सामाजिक व्यवस्था अंग्रेज सरकार के अधीन चला गया। एक तरह से किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ कि यह व्यवस्था सामाजिक से सरकारी कैसे हो गया। किसी का ध्यान गंभीरता से गया ही नहीं। तो एक बात तो यह हुई कि मुंडा और माणकी का पद सामाजिक रूप से उत्पन्न जरूर हुआ, लेकिन हुकूकनामा का पट्टा देकर अंग्रेजों ने इतिहास में अपना नाम माणकी मुंडा को बनाने में अपनी भूमिका के रूप में लिख दिया
और वही अंग्रेज़ों के दस्तावेज में अंकित है कि मुंडा और मानकी का पद अंग्रेज़ों की देन है। आज के समय में हुकूकनामा द्वारा बनाए गए मुंडा और मानकियों को ही हो समाज अपना सामाजिक मुंडा और मानकी समझता है। जबकि यदि विल्किंसन रूल और हुकूकनामा पर आप जाएंगे तो हुकूकनामा में तो कहीं पर भी मुंडा और मानकी हो समाज के ग्रामीण प्रधान और क्षेत्रीय प्रधान हैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है और ना ही विल्किंसन रूल में ऐसे किसी बात का उल्लेख है। तो एक बात तो यह हुआ कि मुंडे और माणकी को सभ्यता के विकास के क्रम में हो समाज के बीच गांव के अमीर व्यक्ति और फिर अमीर व्यक्ति से गांव के प्रधान के रूप में स्थापित हुए। इस तरह से शुरुआत सामाजिक व्यवस्था से होती है जहां से विल्किंसन ने इन्हें पिक किया और उन्हें सरकारी एजेंट बनाया और आज के समय में सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को ही हो समाज के लोग अपना सामाजिक व्यक्ति मानकर चल रहे हैं, जिस कारण से हो समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। हुकूकनामा के कारण हो समाज की सामाजिक व्यवस्था सरकार के कंट्रोल में काम कर रही है, क्योंकि हो समाज की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से किसी भी बाहरी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति को हो समाज के सामाजिक व्यवस्था पर दखल का अधिकार तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मुंडा और मानकी को हुकूकनामा उपायुक्त के माध्यम से दिया जाता है, इसीलिए उपायुक्त को उन्हें दंडित करने और बर्खास्त करने का अधिकार भी है। इस तरह से यदि इसे सामाजिक तौर से देखा जाए तो हो समाज की सामाजिक व्यवस्था एक उपायुक्त के रहमो क्रम पर टिका हुआ है। और यदि आदिवासियों के संवैधानिक प्रावधानों की ओर हम गौर करें तो शायद ये गैर जरूरी दखल है, लेकिन जो चीज़ें लिखी है वह तो हमें समझनी पड़ेगी ही। जहाँ तक चिरुबड़ा के ग्रामीण मुंडा की बात है, यदि वे वहाँ की ग्राम सभा की बैठक में शामिल नहीं होते तो शायद उपायुक्त को कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलता। और यदि हो समाज की ग्राम सभा ने फैसला करके गोप समुदाय के साथ जो भी व्यवहार करना है उसका निर्णय लेती है तो उस पर किसी भी सरकारी पदाधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। और पारंपरिक ग्राम सभा के लिए मुंडा का होना जरूरी नहीं है। किसी भी सक्षम व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति की अध्यक्षता में बैठक करके हो समाज अपना फैसला कर सकता है। वैसे भी चाहे हुकूकनामा हो या विल्किंसन रूल, कहीं पर भी मुंडा को ग्राम का प्रधान के रूप में नामित नहीं किया गया है और न ही उसे किसी भी विषय पर फैसले का अधिकार दिया गया है। हुकूकनामा को आप ध्यान से पढ़िए। मुंडा और मानकी को अधिकार नहीं दिया गया था, यानी वह अधिकार जिसके तहत किसी व्यक्ति को कोर्ट में जज करने का अधिकार दिया जाता था और वह अंग्रेज लोग अपने सहायकों को मुंसिफी अधिकार देकर कोर्ट व्यवस्था में फैसला करवाते थे, और यह अधिकार मुंडा और मानकी को नहीं दिया गया था। यह दूसरी बात हुई कि मुंडा और मानकी को जज करने का अधिकार न ही विल्किंसन रूल में दिया गया और न ही हुकूकनामा में। इसीलिए मैंने विल्किंसन रूल पर यह वीडियो विस्तार से बना दिया है। आप कई बार रिपीट करके सुने और समझने का कोशिश करें। उसी तरह हुकूकनामा पर भी यह वीडियो बनाया, उसे भी आप ध्यान से और कई दफ़ा सुने और समझने का प्रयास करें। मैं तो चूँकि कई दफ़ा इसका ड्राफ्ट बनाने में पढ़ा हूँ, इसीलिए चीज़ों को अब अच्छी तरह समझने लगा हूँ। तो जो अधिकार मुंडा और मानकी को हुकूकनामा में दिया हुआ है, उससे इतर जजमेंट के अधिकार के रूप में हो समाज मुंडा और मानकी को देखता है। यह एक नया चुनौती है, क्योंकि सामाजिक मुंडा और मानकी को हो समाज में सामाजिक निर्णय करने का अधिकार तो था, लेकिन जब से वे लोग विल्किंसन का हुकूकनामा का पट्टा ले रहे हैं, उसमें ऐसा जज करने का या ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने का या ग्राम सभा में फैसले को कंट्रोल करने का कोई अधिकार अब नहीं है। और न ही 3 या 5 मानकी मिलकर कोई फैसला करेंगे, ऐसा कोई प्रोविज़न विल्किंसन रूल 20 में ही है। उसमें यही लिखा गया है कि समाज के प्रबुद्धजन जो उस विषय पर सर्वाधिक जानकारी रखते हैं, वैसे 3 या 5 लोगों से मिलकर बना हुआ पंच दस्तूरों से संबंधित विषय पर फैसला करेंगे। क्योंकि मुंडा को विल्किंसन ने सिर्फ लगान वसूली के लिए और हुकूकनामा में जो काम दिया है वही काम करने के लिए पट्टा दिया था। उसके अलावा मुंडा और मानकी जिन्हें हुकूकनामा मिला है, उन्हें दूसरा काम का अधिकार नहीं है। यदि हम हो समाज के लोग हुकूकनामा के मुंडा और मानकियों को अपना सामाजिक मुंडा मानकी मानने लगेंगे तो अपने फैसलों को एक सरकारी पदाधिकारी चुनौती दे रहा होगा, जबकि पूरा देश में किसी भी आदिवासी समाज, यहाँ तक कि किसी भी दूसरे समाज भी, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या दूसरे आदिवासी समाज भी, किसी के भी सामाजिक फैसलों पर किसी सरकारी पदाधिकारी का कोई दखल नहीं होता
है। और जिस अनुच्छेद की बात की जाती है, अनुच्छेद 13 का, वह एक्चुअली सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, बल्कि भारत देश के सभी नागरिकों को अपनी रूढ़ी और प्रथा मानने और उसे पालन करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, सभी भारत के नागरिकों के लिए है। और सामाजिक व्यवस्था के तहत अपने रूढ़ियों के तहत जो भी संस्कृति का वे पालन करते हैं उसके लिए वे स्वतंत्र हैं। उसी तरह आदिवासी भी अपने पारंपरिक रूढ़ि व्यवस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हो समाज के मुंडा और मानकियों के सरकारी कागज स्वीकार करने के कारण हो समाज की रूढ़ी और परंपरा एक तरह से सरकार का गुलाम बनता हुआ दिख रहा है। रूढ़ी प्रथा का सर्टिफिकेट क्या सरकार देगी? यह एक बड़ा सवाल है। यदि रूढ़ी प्रथा को हम अपनी पारंपरिक व्यवस्था समझते हैं तो उसका सर्टिफिकेट किसी सरकार के द्वारा दिए जाने का क्या मतलब? इसका सीधा मतलब यही है कि हमारे व्यवस्था पर सरकारी कब्जा हो रखा है। हम व्यक्तिगत रूप से ज़रूर कह सकते हैं कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन उस पर सरकारी दखल पूरी तरह से काबिज हो चुका है। यही कारण है कि हो समाज के मुंडा और मानकियों को बर्खास्त करने का अधिकार एक सरकारी पदाधिकारी के पास है, ना कि समाज के पास। इसे आप गंभीरता से मंथन करके चर्चा जरूर करें। जो मैं बात यहाँ उठा रहा हूँ वह बहुत गंभीर है, तो मैं इस समय के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में मैं यह जानकारी आपको देने जा रहा हूँ जिसमें मैं यह साबित करने का कोशिश करूँगा कि मुंडा और मानकी का पद जो खानदानी किया गया उस पर अंग्रेज भी एक मत नहीं थे। तो चलिए इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।